आज का टॉपिक है हमारा क्या, बोर त्रिज्या की गणना। तो इसमें क्या होता है, ये जो न्यूमेरिकल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद अच्छे से समझ लीजिएगा। और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोलते हैं, बोर त्रिज्या की गणना। हमारा टॉपिक क्या है, बोर त्रिज्या की गणना। तो ये क्या बोलता है, मान लेते हैं हमारा ये क्या है, एक नाभिक है, ठीक है। और इस नाभिक से आर दूरी पर ये नाभिक है, और ये हमारे क्या है, वृत्तीय कोश है। तो इस नाभिक से इस वृत्तीय कोश की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। और इस वृत्तीय कोश में कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वृत्तीय कोश में स्थिर तो नहीं रहता है, गति तो करेगा ही ना। तो किससे करेगा, v वेग से वो गति करता है। और z क्या है इसका, परमाणु क्रमांक। कोई भी हम लोग परमाणु लिए हैं तो z उसका क्या है, परमाणु क्रमांक होता है। और इस इलेक्ट्रॉन पर केंद्र की ओर कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल, ठीक है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन है उस पर बाहर की ओर अपकेंद्र बल कार्य करता है। इतना हो गया। उसके बाद फिर हम लोग को पता है अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, ZE²/R²। तो Z हम लोग को पता है क्या है, परमाणु क्रमांक है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और R क्या है, इसके नाभिक से कोश के बीच की दूरी, ठीक। और अब तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर उसके बाद है अब केंद्र बल का क्या होता है फॉर्मूला, mv²/r²। तो m यहाँ पर क्या होता है, मास होता है, v क्या होता है यहाँ पर वेलोसिटी होता है, r इसके बीच की दूरी है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम लोग बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ZE²/r² इज इक्वल टू mv²/r। तो फिर ये r और ये r तो एक एक कैंसिल हो गया, ये r एक कैंसिल हो गया, और एक ही r, तो यहाँ 2 r है ना क्योंकि r², तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ZE²/r इज इक्वल टू mv²। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। फिर हमारा आता है ये जो v² है, हम इसको रखेंगे, ये जो m है हम इसको यहाँ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मतलब साइड चेंज कर देंगे m का। तो क्या हो जाएगा, ये ZE²/mr। देख सकते हैं हम v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZE²/mr। तो ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 4। उसके बाद फिर हम लोग को पता है बोर के परमाणु मॉडल से कोणीय संवेग इज इक्वल टू NH/2π। तो हम लोग बोर के परमाणु मॉडल में एक बिंदु हम लोग ये भी पढ़े थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय कक्षा में तभी गति करता है जब उसके कोणीय संवेग का मान कितना होता है, NH/2π होता है, ठीक है। तो फिर और हम लोग को पता है कि ठीक इतना हुआ। फिर और हम लोग को पता है कि mvr इज इक्वल टू क्या होता है, NH/2π। तो ये v हो गया, और ये m और r कहाँ चले गया, इधर चले गया, नीचे चले गया। तो ये हो जाता है आपका NH/2πmr। फिर हम ये दोनों पक्ष LHS और ये RHS, ठीक है। तो दोनों का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, v² इज इक्वल टू N²H²/4πe²m²r²। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 5। और समीकरण 4 और 5 से देखो, समीकरण 4 है और 5 है, ये दोनों का LHS बराबर है, और ये जो RHS है इसका ये अलग अलग है। तो ये LHS तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये RHS को हम लोग यहाँ, ये हो गया समीकरण 4 का RHS हो गया, और ये समीकरण 5 का RHS हो गया। तो इसमें से दोनों में से कौन क्या क्या कटता है, तो हम लोग काट देते हैं m और r। तो यहाँ 2 है तो एक एक सिंगल कट गया। तो अब हमको यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू, इस r की वैल्यू निकालनी है। तो ये r हम एक रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले आते हैं। तो ये हो गया हमारा N²H²/4πe²mze², ठीक है। तो फिर और इसमें क्या बोलता है, ये जो व्यंजक है, ठीक है, इसमें n h पाई m z और e ये सब का मान रख कर के हम लोग किसकी गणना कर सकते हैं, त्रिज्या की गणना, इस r की गणना। r मतलब यहाँ पास क्या है, इस नाभिक और इस वृत्तीय कोश के बीच की दूरी। तो इस व्यंजक का उपयोग करके हम त्रिज्या का गणना कर सकते हैं। और जहाँ h, इस h का वैल्यू क्या होता है, h का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो कितना होता है इसका, 6.63 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांक स्थिरांक, ठीक है। उसके बाद फिर अगला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की गणना। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में नाभिक से बंधे रहता है।
तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वृत्तीय कक्षा में तो वृत्तीय कक्षा में होने के लिए उसको तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, तो वह ऊर्जा जो कि उसको नाभिक से बंधे रहने में सहायता करता है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कहलाती है। और ये जो एनर्जी होती है ना वो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर प्लस, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, माइनस जेड स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद समीकरण नंबर 3 से, तो उसके बाद समीकरण 3 से हम लोग देखते हैं समीकरण 3 क्या होता है, जेड ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो फिर उसके बाद फिर और ये इस ठीक है, तो ये होता है हमारा सूत्र। तो इस एम वी स्क्वायर की जगह हम लोग इतना पुटअप कर देते हैं, जेड स्क्वायर बाय आर। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और एम वी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुटअप कर दिए, जेड ई स्क्वायर बाय आर, माइनस ये है इसको जैसा का तैसा उतार दिए। तो फिर इसमें इसका हम लोग माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ जेड स्क्वायर बाय आर। तो इस आर का वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो आर का वैल्यू हम लोग को कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। देखिए ये जो आर है, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। देखिए, और फिर यहाँ पर जो करते हैं हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 2 2 2 4, ये हो गया। और ठीक, तो फिर हमारा ये ई का वैल्यू आ जाएगा -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पर -4, उसके बाद ये आ जाएगा बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अगला हम लोग देखते हैं क्या, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति। तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति ये क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जैसे कि n1 ऊर्जा स्तर में है, तो जिसकी ऊर्जा E1 है और वो उत्तेजित होकर n2 ऊर्जा स्तर में चल जाता है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, जैसे कि ये कोई नाभिक है और ये उसका एक मतलब पहला वृत्तीय कोश हो गया, ये सेकंड हो गया। अगर यहाँ से ये n1 है और ये n2 है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ से उत्तेजित होकर यहाँ चले गया तो इस कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, E2 है और E1 है। तो और दोनों के मध्य का अंतराल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डेल इज इक्वल टू क्या है, E2 माइनस E1 है। तो पहला ये बोल रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं अगर z इज इक्वल टू 1 हो, तो यहाँ z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है, अगर कोई सा भी परमाणु है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो अगर परमाणु क्रमांक अगर उसका परमाणु क्रमांक 1 है तो n1 ऊर्जा स्तर में ऊर्जा E1 होगी। तो परमाणु क्रमांक 1 है तो उसका तो क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन तो 1 ही होगा ना। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह हम लोग n1 ऊर्जा स्तर में इतने E1 होगी, तो ये हो जाएगा, उसका फॉर्मूला ये होता है E1 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। तो ये n की जगह हम लोग n1 रख देंगे, बाकी सेम का सेम उतरेगा ये। ठीक है, तो इसका ये जो फॉर्मूला है हम लोग का एनर्जी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला यहाँ से आया। और अभी हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की गणना। तो ये एनर्जी इज इक्वल टू ये है, तो हम लोग को अगर n1 ऊर्जा तो हम लोग को n1 ऊर्जा स्तर का निकालना है, तो ये इसमें n1 कर देंगे, n स्क्वायर की जगह n1 कर देंगे। तो ये वही चीज़ लिखा है, n1 स्क्वायर h2 स्क्वायर। अगर n2 ऊर्जा स्तर में E2 ऊर्जा होगी, तो अगर ये वही बोल रहे हैं कि जैसे ये हमारा वृत्तीय कोश है, अगर ये जो n2 ऊर्जा स्तर है ना, यहाँ पर हमारा E2 अगर ऊर्जा है तो n1 में क्या होगा, हमारा E1 ऊर्जा है। ठीक है, तो उसको बस वही करना है। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पास, -2 पाई स्क्वायर ME⁴ बाय n2 स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये वही यहाँ हमने n1 लिखा था, उसकी जगह बस n2 करना है। तो अब दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल, तो दोनों का हम लोग को अंतराल निकालना है। तो क्या होगा, बस ये सिंपल करना है, 2 को 1 से माइनस कर देना है। तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1। तो ये हम लोग फिर E2 माइनस E1 करेंगे तो RHS को भी हम लोग क्या बोलना चाहिए उसको माइनस कर देंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर इधर से इतना कॉमन, फिर अगले स्टेप में ये कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई स्क्वायर ME⁴ बाय h स्क्वायर। फिर यहाँ इतना बचेगा, तो फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं 2 पाई स्क्वायर ME⁴ बाय h स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। तो हम लोग को पता है कि डेल E इज इक्वल टू H क्या होता है, न्यू होता है, H न्यू होता है। ठीक,
और फिर यहाँ पे अगले स्टेप में और ये डेली लिखे ना, तो डेली की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, एच न्यू लिख दिए हैं। फिर अगले स्टेप में ये जो न्यू है, न्यू इज इक्वल टू ये एच जो है ये नीचे आ जाएगा, तो एच स्क्वायर क्या था पहले, तो ये क्या हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा। बाकी यहाँ सेम का सेम रहेगा। और हम लोग को पता है सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा। ठीक, तो फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हम लोग का, ये जो हमारे न्यू था, देखिए ये जो हमारे न्यू था इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे, सी बाय लैम्डा। इसके जगह हम लोग लिखेंगे सी बाय लैम्डा। तो ये हो जाएगा हमारा सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर और एम की पावर 4 बाय एच क्यूब, और ये सेम का सेम हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 बाय ये जो सी है इधर उतर जाएगा और ये 1 बाय लैम्डा हो जाएगा। ठीक, और बाकी इधर का सेम है। और फिर हम लोग को पता है कि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारा न्यू बार होता है, तरंग संख्या होता है। तो 1 बाय लैम्डा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू बार, और बाकी इधर सेम का सेम। और ठीक, उसके बाद फिर हम लोग को ये पता है कि आर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग स्थिरांक। तो रिडबर्ग स्थिरांक जो होता है इतना इज इक्वल टू होता है हमारा रिडबर्ग स्थिरांक, इतना इज इक्वल टू रिडबर्ग स्थिरांक होता है। तो हम लोग यहाँ आर लिख लिए, तो इतने पूरे की जगह हम लोग आर लिख लिए। तो न्यू बार इज इक्वल टू आर, फिर 1 बाय एन स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिंज समीकरण। ठीक है।